हम सेकंड यूनिट जिसका नाम है विलियन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। जैसे कि हम पानी के अंदर, जल के अंदर, अगर जल के अंदर हम NaCl को मिला देते हैं, तो जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है कि प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। अगर आप जल के अंदर NaCl को मिलाओगे और NaCl को मिलाने के पश्चात उस मिश्रण के प्रत्येक घटक को, यानी उस मिश्रण को आप कहीं से भी टेस्ट करोगे तो प्रत्येक जगह आपको समान टेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जबकि अगर आप पानी के अंदर मिट्टी को मिला देते हो, अगर पानी के अंदर हम मिट्टी को मिला देंगे तो मिट्टी और पानी का संगठन अलग अलग होगा। यानी हम देखकर ही पहचान कर सकते हैं कि पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है। लेकिन जब पानी के अंदर NaCl मिला दिया जाए, पानी के अंदर नमक को मिला देंगे, तो हम देखकर ये नहीं बता सकते, पानी को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस पानी के अंदर नमक मिला हुआ है, देखकर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। यानी जो मिश्रण बनाया है, जो विलयन बनाया है, उसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। अब एक और बात याद रखने की है कि जो पदार्थ हम मिलाते हैं उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम HCl और NaOH को मिलाएंगे तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो इस मिश्रण को, यानी इन दोनों को इन HCl और NaOH को मिलाकर हम विलयन नहीं बना सकते, इन दोनों का विलयन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने से सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो इन दोनों का विलयन नहीं बनेगा। इन दोनों को मिलाने पर NaCl और H2O बनेगा। तो हम इस मिश्रण को कहेंगे NaCl और जल का विलयन, NaCl और जल का विलयन कहलाएगा ये। ठीक है, तो विलयन के लिए एक और बात समझ में आती है कि जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसे हम दूसरे नाम से जानेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। देखो, जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि जल और NaCl को मिलाया, तो यहाँ पर जल एक पदार्थ है, NaCl एक पदार्थ है, तो दो पदार्थ हो गए ये। तो इन दोनों पदार्थों से अगर कोई विलयन तैयार होता है तो उस विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। दो पदार्थों से अगर कोई विलयन तैयार होता है तो उस विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार से अगर तीन पदार्थों से मिलकर कोई विलयन तैयार होता है तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे जल के अंदर NaCl को मिला दिया जाए और शक्कर को मिला दिया जाए, जल के अंदर NaCl को मिला दिया जाए और जल के अंदर शक्कर भी मिला दी जाए, तो यहाँ पर जो मिश्रण बना है उसमें तीन घटक है, तीन अवयव है, तीन पदार्थ है, जल है, NaCl है, शक्कर है। तो इस विलयन को हम कहते हैं त्रिअंगी विलयन, जो तीन पदार्थों से मिलकर बनता है। अब देखो, किसी भी विलयन के अंदर दो घटक माने जाते हैं। अगर हम द्विअंगी, इस लेसन के अंदर हम द्विअंगी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे
तो द्विअंगी विलयनों के अंदर दो घटक हो गए, दो पदार्थ हो गए। तो विलयन में जो कम मात्रा में होता है, विलयन के अंदर जो कम मात्रा का घटक होता है उसे तो हम विलय कहते हैं। विलयन के अंदर जो कम मात्रा का घटक होता है उसे हम विलय कहते हैं, और विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा का घटक होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे हम बात करें, ये कोई गिलास है, इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ये पानी है। अब इस पानी के अंदर अगर हम NaCl मिला देते हैं, पानी के अंदर NaCl मिला देते हैं, तो देखो पानी तो अधिक मात्रा में है, तो इसको तो हम कहेंगे विलायक, और NaCl हमने इसके अंदर मिलाया है, तो NaCl को हम कहते हैं विलय, या हम कहें जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे हम कहते हैं विलय, है ना। पानी यहाँ पर विलायक है जो घोलने का काम करता है, और जो घुलता है, जैसे NaCl पानी के अंदर घुल रहा है तो इसे हम कहते हैं विलय। ठीक है, तो विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलय होता है, विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बनता है। जैसे कि अभी हमने देखा पानी के अंदर हमने NaCl को मिलाया, तो NaCl का ये जलीय विलयन कहलाएगा। इसको हम कहेंगे NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, इसको हम कहेंगे NaCl का जलीय विलयन। क्योंकि देखो जल के अंदर NaCl को मिलाया है, तो ये तो विलय और ये विलय, इन दोनों के मिलने से तैयार हो गया है विलयन, और इस विलयन को कहेंगे हम NaCl का विलयन। दोस्तों देखो आगे अगर हम देखें, जैसे हमने दो गिलास लिए, ये एक गिलास है और ये दूसरा गिलास है, इसमें हमने 100 ml जल, और इसके अंदर भी हमने 100 ml जल लिया। दो गिलास है, इनमें हमने समान मात्रा के अंदर पानी भरा है। अब एक गिलास के अंदर, तो एक गिलास, दो गिलास लिए हैं, दोनों में समान मात्रा के अंदर हमने जल भरा है। एक के अंदर हम मिलाते हैं 5 ग्राम NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और दूसरे गिलास जिसके अंदर जल की मात्रा समान है, इसमें हम मिलाते हैं 10 ग्राम NaCl। एक गिलास में हमने 100 मिलीलीटर जल लिया है, दूसरे गिलास में भी 100 मिलीलीटर जल लिया है। एक में हमने 5 ग्राम NaCl मिलाया है, और दूसरे के अंदर हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया है। अगर हम इन दोनों विलयनों की तुलना करते हैं, या आपसे पूछा जाए कि इन दोनों विलयन है, NaCl के विलयन बन गए, तो इन दोनों विलयनों में से गाढ़ा विलयन कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर नमक ज्यादा मिलाया है उसको हम गाढ़ा विलयन कहेंगे, है ना। एक में हमने 5 ग्राम NaCl मिलाया है, दूसरे में हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया है, तो जिस में हमने NaCl की मात्रा ज्यादा मिला दी है वह विलयन गाढ़ा विलयन हो गया। तो इस गाढ़ेपन का पता लगाने के लिए ही विलयन, इस गाढ़ेपन का पता लगाने के लिए ही विलयन को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी विलयन के घटक, विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं कि कौन से विलयन में किस पदार्थ का संगठन
संगठन कितना है, जैसे कि 100 मिलीलीटर के अंदर जल कितना, 100 मिलीलीटर जल में NaCl कितना है, 100 मिलीलीटर जल में NaCl कितना है, या जैसे 100 मिलीलीटर जल के अंदर NaCl भी मिलाया है, शक्कर भी मिला दी है और कोई पदार्थ भी मिला दिया है, जैसे मेथेनॉल भी मिला दिया है। तो इस 100 मिलीलीटर पदार्थ के 100 मिलीलीटर विलयन के अंदर NaCl कितनी मात्रा में है, शक्कर कितनी मात्रा में है, मेथेनॉल कितनी मात्रा में है, एथेनॉल मिलाया है तो वो कितनी मात्रा में है। तो विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं, विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं। और विलयन की सांद्रता को हम सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं तो वो रूप कौन कौन से, हम किस प्रकार से किन रूपों के अंदर विलयन के अंदर विलय को दर्शा सकते हैं, यानी इस विलयन की सांद्रता को हम किस किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड आयतन प्रतिशत, तीसरा पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन जिसको ppm द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम मोलंस या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं जिसको 6 नंबर पे पढ़ेंगे मोलरता, और 7 है मोलरता। ये सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां हैं, यानी कोई विलयन है तो उस विलयन की सांद्रता को हम द्रव्यमान प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दर्शा सकते हैं, पार्ट पर मिलियन में दर्शा सकते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मोलरता के रूप में और मोलरता के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत की। ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? तो फर्स्ट सांद्रता की इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की जो ग्रामों में मात्रा है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे 400 ग्राम जल में 40 ग्राम NaCl घोलकर विलयन बनाया गया है तो द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो याद रखना विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है NaCl, NaCl को 400 ग्राम, ये 400 ग्राम पानी था, 400 ग्राम क्या था, पानी था, इसमें हमने 40 ग्राम NaCl मिलाया, तो बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 40 प्लस 400 प्लस 40। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलय का द्रव्यमान 40 और विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन तो इन दोनों के योग के बराबर ही होता है। विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, विलय प्लस विलायक, इन दोनों को जोड़ते हैं तो विलयन का द्रव्यमान होता है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 40 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 400 यानी 440। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 440 को, ठीक है, 4/44। तो ये परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट क्या है, सॉरी 100 इंटू 100 भी आएगा ना, परसेंटेज के लिए 100। तो 400/44, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। 400 ग्राम H2O में 40 ग्राम NaCl घोलकर विलयन बनाया गया है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलयन का द्रव्यमान याद रखना, विलयन का द्रव्यमान लिखना है
तो विलयन का द्रव्यमान होता है विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लिखते हैं W/W%। ठीक है, क्योंकि विलय का द्रव्यमान यानी भार हो गया और विलयन का द्रव्यमान ये भी भार है, तो भार अपॉन भार यानी द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान W/W%। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशत, है ना। तो जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला वैसे ही आयतन प्रतिशत होगा। आयतन प्रतिशत भी बिल्कुल इसकी कॉपी ही लिख करना है। आयतन प्रतिशत क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में, आयतन आएगा ना ml में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। यह आयतन प्रतिशत हो जाएगा। आयतन प्रतिशत लिखेंगे बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। विलय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V/V%। क्या आएगा यहाँ पे, V/V%। इसे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत। ये क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत, जो क्या होगा V/V%। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आयतन प्रतिशत में? भाई जिस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत निकाला वैसे ही आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहां थोड़ा ध्यान देना है, यहां पे विलय की मात्रा को तो लेना है किसमें, द्रव्यमान में, और विलयन को लेना है आयतन में। तो क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान देखो, आयतन प्रतिशत को V/V% भी कहते हैं, क्योंकि आयतन अपॉन आयतन था ना। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान यानी W/V%, द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, ppm। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। तो इसके लिए हम लिखते हैं पार्ट पर मिलियन के लिए, ppm के लिए 100 के स्थान पे 10⁶, 10 लाख को 10⁶ कहेंगे ना, 10⁶ ग्राम विलयन में विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा को क्या कहते हैं, ppm, पार्ट पर मिलियन कहते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा कि 2 ग्राम ppm ऑक्सीजन समुद्री जल में है। 2 ग्राम ppm ऑक्सीजन समुद्री जल में है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 लाख ग्राम समुद्र का जल लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सिंपल सा है। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm, जिसे पार्ट पर मिलियन भी कहते हैं। क्लियर है? देखो इनका उपयोग कहां पर होता है, इनका यूज कहां होता है, ये हम देखते हैं। आपने कई बार जैसे कफ सिरप ली है या कोई दवाई ली है, तो उस पर कई बार लिखा हुआ मिलता है ना 0.5% W/W NaCl। इसका मतलब कि 100 ग्राम में 0.5 ग्राम NaCl है ना। कफ सिरप या कोई दवाई ली है, किसी दवा पे लिखा गया 1.0 V/V% एथेनॉल है इसमें, इसका मतलब 1 ग्राम, सॉरी आयतन परसेंट का ना,
तो 1 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर विलियन में 1 मिलीलीटर क्या है, एथेनॉल। 100 मिलीलीटर विलियन में 1 मिलीलीटर क्या है, एथेनॉल, है ना। ऐसे ही अभी लिखा 2 ppm ऑक्सीजन समुद्री जल में है ना, यानी 10 लाख ग्राम। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन होता है ppm। मोल अंश या मोल भिन्न, देखो विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। समझना इसको। माना कोई विलियन है, जैसे एक पात्र लिया हमने, इसमें 2 अवयव मिलाए गए हैं। एक अवयव है बी, अवयव बी, और एक अवयव हमने मिलाया है ए। तो ए और बी को मिलाने पर ये विलियन बना है। ए और बी को हमने मिलाया है, ए और बी को मिलाने पर ये विलियन तैयार हुआ है। तो इस विलियन में किसी अवयव की मोलों की संख्या, जैसे ए के मोलों की संख्या, और सभी घटक मतलब ए और बी दोनों की मोलों की संख्या के योग के अनुपात को हम कहते हैं मोल अंश। समझना इसको अच्छी तरह से। देखो अवयव ए के मोल, अवयव ए के मोल हमने लिखा Na, और अवयव बी के मोल इनको हम लिखते हैं NBC। ठीक है, तो किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को हम कहते हैं मोल अंश। ठीक है, हमने एक विलियन तैयार किया है, इसमें अवयव ए है, अवयव बी है। ए के मोलों की संख्या को हमने लिखा है Na और बी के मोलों की संख्या को हमने लिखा है Nb। अब हम ए का मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं और बी का मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना, देखो ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, ए का मोल अंश क्या होगा, ए के मोलों की संख्या अपॉन विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग, मतलब ए और बी दोनों की मोलों की संख्या का योग, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल, इन दोनों का योग और इनका जो अनुपात, इनका जो रेशो होगा अनुपात को, उसको हम कहेंगे ए का मोल अंश। जैसे इस मोल अंश को हम लिख देते हैं अक्स के द्वारा, तो ए का मोल अंश हो जाएगा अक्स ए, और ए के मोलों की संख्या Na, जबकि ए के मोलों की संख्या Na और बी के मोलों की संख्या को हम कहते हैं Nb। डेफिनेशन भी हमने ऐसे लिखी है कि किसी घटक के यानी किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ये तो ए का मोल अंश ज्ञात किया। इसी प्रकार से हम बी का मोल अंश ज्ञात करें। बी का मोल अंश, बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश क्या होगा, अक्स बी, बी का मोल अंश क्या हो जाएगा अक्स बी, और अक्स बी क्या होगा बी के मोलों की संख्या। यहाँ पे ए के मोलों की संख्या लिखी थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी के मोलों की संख्या अपॉन ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, क्योंकि किसी घटक यानी जिस घटक का हमें मोल अंश ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और विलियन में जितने भी घटक होंगे उनकी मोलों की संख्या का योग करके लिख देंगे, तो इनका जो अनुपात होगा उसे ही हम मोल अंश कहते हैं। तो बी का मोल अंश क्या होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, इसको हम कहेंगे बी का मोल अंश।
अब देखो ये तो अवयव A का मोल अंश है, ये अवयव B का मोल अंश है। अगर हम टोटल विलयन का मोल अंश ज्ञात करें तो विलयन का मोल अंश क्या होगा, विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश होगा अक्स बराबर हो जाएगा अक्स A प्लस अक्स B। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसको A के मोल अंश को और B के मोल अंश को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो टोटल विलयन का मोल अंश हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो A का मोल अंश क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी प्रकार से B का मोल अंश क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। दोनों का योग कितना होगा, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb कितना आएगा, 1। विलयन में उपस्थित सभी घटक, जितने भी अवयव हमने लिया है उनके मोल अंशों का योग सदैव कितना आता है, 1। यानी अगर हम लिखें अक्ष A और अक्ष B, एक का मोल अंश है अक्ष A तो और अक्ष B है B का मोल अंश, तो इन दोनों के मोल अंशों का योग कितना आएगा, 1। इन दोनों के मोल अंशों का योग कितना आता है, 1। कहने का मतलब विलयन में आप 2 अवयव लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। जैसे 2 अवयव है तो दोनों के मोल अंशों का योग 1 है। अगर हमें क्वेश्चन में किसी एक का मोल अंश दिया हुआ है तो एक में से घटाकर दूसरे का मोल अंश हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन भी हल करते हैं। एक मिश्रण में, कोई मिश्रण है, जैसे ये मिश्रण लिया हमने, ये एक मिश्रण बनाया। इस मिश्रण के अंदर 16 ग्राम मेथेनॉल है, इस मिश्रण में 16 ग्राम मेथेनॉल है और 90 ग्राम जल उपस्थित है। 16 ग्राम तो मेथेनॉल है, 90 ग्राम जल उपस्थित है। इस मिश्रण में हमें जो प्रत्येक अवयव है यानी जल है और मेथेनॉल है, इन दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। तो देखो न्यूमेरिकल को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि जो क्वेश्चन में दिए हुए मान है उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो मेथेनॉल की ग्रामों में मात्रा कितनी दी हुई है, मेथेनॉल कितना है 16 ग्राम और जल कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। ये 2 मान हमें दिए हुए हैं। अब हमें जल का और मेथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जल का मोल अंश ज्ञात करें। तो जल का मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, जल का मोल अंश होगा जल के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग। तो मिश्रण में क्या है, जल भी है और मेथेनॉल भी है, तो इनका योग करेंगे और जो रेशो निकल के आएगा वो जल का मोल अंश होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 16 ग्राम मेथेनॉल और 90 ग्राम जल, यानी क्वेश्चन में मोलों की संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी। मेथेनॉल 16 ग्राम है, जल है वो 90 ग्राम है। ये मान हमें ग्रामों में दिया है, इसको हमें मोल में चेंज करना होगा। तो देखो मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे और मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या होती है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो और उसमें उसी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देते हैं तो मोलों की संख्या निकलकर आती है। द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो द्रव्यमान तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। यहां देखते हैं। देखो सबसे पहले मेथेनॉल की बात करें। मेथेनॉल का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे? मेथेनॉल में कार्बन है तो हमें पता है कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1 और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 तो चारों का कितना हो जाएगा 4 प्लस ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16। इनका टोटल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? 16 प्लस 4 20 और 20 और 12 कितना होगा? 32 ग्राम प्रति मोल। मुझे इसका मोलर द्रव्यमान है ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान कितना होगा? ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कहने का मतलब कि मेथेनॉल के 1 मोल का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम। अब मेथेनॉल हमें कितने ग्राम दे रखा है? 16 ग्राम। तो इस मेथेनॉल की जो ग्रामों में मात्रा दी हुई है इसको चेंज करना होगा हमें मोलों की संख्या में। ठीक है, इसी प्रकार से जल का मोलर द्रव्यमान निकालकर जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मेथेनॉल का हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया, इसी प्रकार से जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? H2O का मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का तो कितना? 1 का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम प्रति मोल। ये इनका मोलर द्रव्यमान है। मेथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? मोलर द्रव्यमान कितना आ गया मेथेनॉल का? 32 ग्राम प्रति मोल। और जल का मोलर द्रव्यमान हमने निकाला है 18 ग्राम प्रति मोल। अब हमें ग्रामों में मात्रा दी हुई है। अगर इस ग्रामों में जो मात्रा दी हुई है उसके अंदर मोलर द्रव्यमान का भाग दे देते हैं तो मोलों की संख्या निकलकर आती है। तो सबसे पहले हम मेथेनॉल के मोलों की संख्या निकालेंगे। मेथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी होगी? मेथेनॉल के मोलों की संख्या हो जाएगी मेथेनॉल का द्रव्यमान अपॉन मेथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। तो मेथेनॉल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 16 ग्राम और मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है जो अभी हमने निकाला? 32 ग्राम प्रति मोल। और ये ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आ जाएंगे। कितने आ गए? ये तो मेथेनॉल के मोलों की संख्या आ गई है। इसी प्रकार से जल के मोलों की संख्या निकालें तो H2O बराबर होगा, जल का द्रव्यमान दे रखा है और जल का मोलर द्रव्यमान होता है ठीक है। अब सिंपल सा है, हमें अगर जल का मोलंश ज्ञात करना है, जल का मोलंश ज्ञात करना है तो 5 को यहां रखेंगे, 5 को यहां रखेंगे और 1/2 या इसको हम लिखे 0.5 मोल, इसको हम यहां रख देंगे तो ये जल का मोलंश आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मेथेनॉल का मोलंश ज्ञात करना है, मेथेनॉल का मोलंश ज्ञात करना है तो क्या होगा? मेथेनॉल का मोलंश हो जाएगा CH3OH। मेथेनॉल का मोलंश होगा मेथेनॉल के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या प्लस मेथेनॉल के मोलों की संख्या। इसको भी ये मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर हमें प्राप्त होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। साथ के साथ आपको नोट्स भी तैयार करने हैं क्योंकि हम जानते हैं अपने हाथों से लिखा हुआ पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना पूरा। 6 नंबर पे है मोलर, जिसको कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मोलरता होती क्या है? 1 लीटर बिलियन में, ध्यान से देखना,
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, क्योंकि परिभाषा में हमने क्या लिखा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन में हमें चाहे 5 लीटर में दे चाहे 10 लीटर में मोलों की संख्या बताए, हमें उसको कैलकुलेट करके ये पता करना है कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इकाई यहीं से आ जाएगी मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, क्योंकि 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना हमें आता है, अभी पढ़ा था हमने कुछ देर पहले। मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चनों में हमें विलयन का आयतन लीटर में नहीं देकर मिलीलीटर में मिलता है, इसलिए लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इंटू, जबकि मिलीलीटर में आयतन आ जाएगा तो उसको लीटर में बदलने के लिए मिलीलीटर में 1000 का भाग देंगे। तो देखो, मोलरता के सूत्र को हम चेंज कर सकते हैं। मोलरता बराबर मोलों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, ये तो मोलों की संख्या हो गई। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अगर ml में आ जाए तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे तो 1000 यहां आकर इंटू हो जाएंगे। तो ये मोलरता ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है। जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो, विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आयतन नहीं देकर हमें विलयन का घनत्व दे दे तो हम जानते हैं घनत्व D बराबर होता है m/v, m/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा? m/d, यानी द्रव्यमान बटा घनत्व। अगर प्रश्न के अंदर द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और विलयन का घनत्व दे तो भी हम v का मान लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से बेसिस। सिंपल सी परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना, एक बार नहीं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान देना, यदि NaOH के 0.4 ग्राम 40 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, कोई विलयन है 40 मिलीलीटर का, ये 40 मिलीलीटर का एक विलयन है, 40 मिलीलीटर का कोई विलयन है। इस 40 मिलीलीटर विलयन में क्या उपस्थित है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना है? 0.4 ग्राम। 40 मिलीलीटर में 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, तो इस विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी होगी। ध्यान देना, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उनके मान लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.4 ग्राम और विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमें दिया हुआ है 40 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है
जबकि मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो है, यही तो विलयन में उपस्थित है, तो विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि विलेय है इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या होती है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 0.4 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? देखो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान के स्थान पे तो हमने द्रव्यमान रखा और मोलर द्रव्यमान के स्थान पर मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? NaOH का मोलर द्रव्यमान, ध्यान देना, सोडियम का होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान? 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब बात करते हैं विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें दे रखा है? विलयन का आयतन किसमें है? ml में, और ml में है तो इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा हमें? लीटर में। तो विलयन का आयतन भी देख लेते हैं, या हम बात करें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर भी इन मानों को रख सकते हैं। तो ध्यान देना, मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर द्रव्यमान किसका? विलेय का, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना लिखा अभी हमने, या डायरेक्ट लिखो विलेय के मोलों की संख्या जो अभी हमने निकाली है 0.4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये तो विलेय के मोलों की संख्या। और विलयन का आयतन लिखना है, तो विलयन का आयतन कितना है? 40 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को हमें किस में बदलना है? लीटर में, तो 1000 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में कितना आएगा? ध्यान देना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4/16, यानी इसका आंसर रहेगा 0.25, और मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल M, या मोल प्रति लीटर से भी। देखो साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, और अपना लिखा हुआ पहले भी कहा मैंने अच्छी तरह से याद रहता है। 7th नंबर पे है मोलरता। देखो इसके डेफिनेशन देखते हैं पहले तो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखो मोलरता और मोलरता में अंतर क्या है? मोलरता में तो हमने यहाँ क्या लिखा था? 1 लीटर विलयन में, जबकि मोलरता में क्या होगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलरता, जिसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि प्रति किलोग्राम में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमने कई बार देखा है। और विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। अगर क्वेश्चन में ग्राम में आ जाए तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1000 से इंटू कर देंगे। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होगा, तो 1000 से इंटू करके उसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। एक मुख्य बात जो याद रखने की है कि मोलरता के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मोलरता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और टेम्परेचर के बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। जबकि हमने मोलरता में देखा था, मोलरता मोल
प्रति लीटर। लीटर क्या है? आयतन। अगर टेम्परेचर को हम बदलते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो बदल जाता है। और आयतन बदल जाने पर मोलरता का मान भी बदल जाता है। तो मोलरता के ऊपर तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलरता की बात करें तो मोलरता के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है और द्रव्यमान होता है वो टेम्परेचर के द्वारा अपरिवर्तित रहता है। ध्यान देना, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं कि 450 ग्राम जल में 15 ग्राम NaOH को घोलकर, अब समझना अच्छी तरह से, 450 ग्राम जल है, ना कि विलियन, 450 ग्राम जल में 15 ग्राम NaOH को घोलकर विलियन बनाया गया है। उस विलियन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का फॉर्मूला हमारे पास है ही, मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान, विलायक जल है, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया हुआ है? ग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से इंटू करना होगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से, यानी ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो उसमें 1000 का भाग देंगे तो 1000 ऊपर आकर इंटू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो कितना है? प्रश्न में दिया हुआ है 15 ग्राम, जबकि NaOH का मोलर द्रव्यमान अभी निकाला था हमने 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये क्या आ गई? मोलों की संख्या। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 450 ग्राम, ये मान रखें इसके अंदर, तो मोलरता क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या तो कितनी है? ये तो विलेय के मोलों की संख्या। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 450 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर होंगे वो इस विलियन की मोललता कहलाती है। दोस्तों, ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट लेके आएंगे जो कि जल्द ही अपलोड होगा। तो फर्स्ट जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़ो, इसके नोट्स तैयार करो, और जब ये फर्स्ट लेक्चर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो दूसरे लेक्चर को समझने में आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।